मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जर्नलिज्म के एक किस्म के वो उस्ताद हैं और जो द न्यूज़ के वो एडिटर हैं और मैं समझता हूं कि जी उनका जो एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का और जिस तरह वो माइन्यूटली सियासत को समझते हैं और पाकिस्तान की डायनामिक्स को समझते हैं और सियासतदानों के मामलात को समझते हैं, बहुत कम जर्नलिस्ट हैं और हमारे असातिज़ा में से हैं जनाब मियां सैफुर रहमान साहब। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी बड़ी इनायत जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियां साहब, हमने देखा कि आज बड़ी तेजी से दिन में बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने आए। सबसे बढ़ के ये है कि जी जो 12 मुकदमात जो थे 9 मई के हवाले से बानी पीटीआई के, उसका रिमांड हुआ था और उस रिमांड को जो है वो खारिज कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। एक बात। दूसरा, पंजाब भर में जो 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए पहला स्टेप ले लिया गया है। जो 39 लोग थे जिन्होंने पीटीआई खाने में लिखा हुआ था कि वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उन 39 को डिक्लेयर कर दिया गया है वेबसाइट के ऊपर। ये मौजूआत हैं। आगाज हम करते हैं कि इस वक्त पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, और इस्लामाबाद में भी लगी हुई है पहले से। हाँ, ये बुनियादी तौर पे तो एक इंतजामी एक्शन होता है, इंतजामी स्ट्रेटेजी होती है कि ये आपके पास एजेंसीज वगैरह, सीक्रेट एजेंसीज आपको इतलात देती हैं कि कोई हंगामे की सूरत बन गई है या कोई कहीं से चीज बिल्डअप हो रही है। देखिए, कुछ चीजें आपस में डांडे मिला के देखी हैं तो एक ही वक्त में 12 मुकदमात जब बनते हैं तो एक ही वक्त में 12 मुकदमात में रिलीफ का भी एक पैकेज किस्म का ऑर्डर आ जाता है। ये तो पैकेज इस तरह के हम आमतौर पे मोबाइलों पे लगाते हैं, जिस तरह के ये अदालती पैकेज आ रहे हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। के बड़े मादरत के साथ अदालतें हमारी बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बाकायदा सोच डेवलप हो गई है कि जी यहाँ पे जो कुछ भी हो, भले जितना मर्जी, जैसे 9 खून माफ है। और दूसरा सर, अगर इस तरह कहा जाए कि शायद उन्होंने फैसला कर लिया है कि किसी दूसरे को मिलान करना है। जी, बस ये एक सूरत है। ये इस तरह का एक प्रोग्राम है, पब्लिक न्यूज में कर रहा था, तो हमारे साथ मोहतरम हमारे असातिज़ा में है मुजीबर रहमान शामी साहब भी थे। तो हमारे सवाल जवाब में उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया, तो मेरे भी जेहन में फ्रेश होगी बात। उन्होंने कहा जी माजी में इस तरह का एक हुक्म आया था कि किसी एक को रिलीज देना मकसूद था, तो कहा गया जी जो इनके मुकदमात हैं उनमें भी इनको जमानत दी जाती है, जो आइंदा कभी मुकदमात बनेंगे उनमें भी दी जाती है। और वो यही साहब हैं, यानी कि नहीं, वो कोई और भी थे जिनके बारे में कोई रिलीज दिया गया, औरों को भी कईयों को रिलीज मिले, कईयों को आपको पता है रांडा दरगाह भी किया गया, दीवार के साथ लगाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस आपके सामने है और जज साहिबान खुद कभी उन्होंने इसमें कोई शर्म नहीं महसूस की, कहते हुए उस दौर के जो जज साहिबान थे कि जी हाँ हम पे दबाव था, हमसे गलती होगी। एक जज साहब तो उनमें थे जिनको मैं भी मिला था वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। जब वो लेक्चर देने आए तो मैंने कहा कि सर मैं माजरत चाह रहा हूँ, पब्लिकली मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको कभी दिल में उसका मलाल हुआ है? उन्होंने उसका फिर बरमला इतराफ किया वो के कुछ शुगर कोटेड अल्फाज में। अच्छा, यानी कि मायना यही था कि वो गलती हुई हमसे। अब देखे ना, जज गलती करता है तो बंदा फांसी चढ़ जाता है। अब सैफुर रहमान या जवाद शमसी गलती करते हैं तो चलो है वो भी खराबी, क्योंकि हमारा लफ्ज जो है वो ट्रैवल कर रहा है एक जगह से ट्रैवल करके, वो भी पूरे सुपरसोनिक स्पीड से जाके अक्रॉस द ग्लोब भी चला जाता है। लेकिन जज ने जिंदगी के फैसले करने हैं, बिल्कुल ठीक, मुल्क का सोशल फैब्रिक उस पर इन्हिसार है, बिलखसूस जबकि एक ऐसी पार्टी या उसका हेड जो है जिसके पास स्वाय इंतशार के फैलाने के या खलफशार फैलाने के कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो अब वाज़ेह हो गया ना जी, ये सब चीजें कोई गति छुपी नहीं है, इसमें हमें कितना जोर लगाना पड़ेगा। ये तो वो वकला साहिबान है ना, जैसे मैं खुद कई मुकदमा लड़ता रहा तो एक साहब ने कहा मुझे कि जी मेरे वकील ने मेरे किसी
बंदे को पूछा आगे, जनाब आप सैफ रहमान साहब के सामने खड़े हैं, आप गवाही देने आए हैं, अगर कोई शख्स आपको आगे कहता मैं सैफ रहमान, तो आप उसे कैसे पहचानते हैं या उसे कैसे कहते हैं कि तुम सैफ रहमान नहीं हो? उन्होंने कहा जी मैं ना पहचानता। बात तो ये थी, हालांकि जवाब में तो कुछ नहीं कह सकते थे, मैं शनाख्ती कार्ड देखता, मैं ये करता। तो अदालतों के अंदर जो होता है वो तो आप, मैं वो नाउज़ुबिल्लाह वो बात तो करना नहीं चाहता, वो तो आप किसी बहुत बड़े आसमानी चीज को जुड़वा सकते हैं। सर मजे की बात ये है कि ये वाला जो आपने मुझे बात बताई है ना, ये मैंने कल एक ना हमारे बहुत ही अच्छे एक अदाकार हैं, तो वो अपने एक ड्रामे में अपने वालिद को कह रहे हैं कि जी अब्बा अब्बा मैंने नौकरी मिल गई। उन्हें कहा पुत्र शाबाश जा फिर काम ते किथे काम मिले? कहना आज तो मैं अदालतां च झूठियां गवाहियां दिया करनी है। अदालतों में तो ये बाकायदा गवाह आम मिलते थे, पैसे होते हैं उसके, क्योंकि गवाह चाहिए हमें, और एफिडेविट बनवाना हो जाली, वो हर तरह की। ये तो देखिए बहुत अफसोस की बात है कि एक ऐसा निजाम जिसके ऊपर जाके तमाम फैसले लोगों की तकदीरों के होने हैं, सही, वहां पे बहुत ज्यादा खराबी है। ठीक, यानी कुछ निजाम में तो गुंजाइश होती है, पटवारी खराबी करता है तो ऊपर डीसी बैठा है, डीसी करता है तो कमिश्नर बैठा है, लेकिन जब सारे खराबी करते हैं तो लोग अदालत में जाते हैं। लेकिन अदालत में तो पहले ही सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वहाँ फैसले पहले के किए होते हैं, लिखे पड़े होते हैं कि जनाब ये आना है, इसको रिलीज देना है, और उसके लिए देखिए अगर रिलीज देना है तो उसके लिए भी मंतक बनी होती है तैयार, अगर उसको तंग करना है तो उसके भी मंतक तैयार होती है। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं CSS करके एक जगह तैनात हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग कराची में, उन्होंने कहा जी आप चले जाए, तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने मेरी पोस्टिंग कराची ही में कर दी। तो मैंने कहा जी मेरी वालदा बीमार रहती हैं, मैं नया अभी कराची में पहले कभी आया नहीं, आगे स्टे नहीं किया, तो मुझे लाहौर ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनाब देखिए आप लाहौर जाएंगे और उसमें ये होगा वो होगा, फलां मसला, यहाँ पे देखे ना आप काम सीखेंगे बड़े किस। एक और साहब थे उन्होंने भी इस तरह की बात की, तो डायरेक्टर जनरल ने उनको कहा कि एक जो मंतक मेरे ऊपर उन्होंने अप्लाई की वही मंतक उल्टे तरीके से दूसरे अफसर पे अप्लाई कर दी। अच्छा। तो तकरीबन ये मंतक वाली बात वही है जैसे रंगीला फिल्म में कहता है मैं तो आके चुका मैं ऐसे रख दिया। अच्छा वैसे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? वो भी है, तो वो तो खैर हार्दिक के अपने तमाम फैंस भी आकर रखते हैं, लेकिन बार तो ये, लेकिन ये कल्चर आप देखें ना, कल्चर में ही वो शोखियां आ गई हैं। अब लोग तंग आ गए हैं, कहते हैं गुर्बत है तो चलो धूम धमके से ही। बिल्कुल। अच्छा सर एक और बड़ी बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार, हमारी स्पोर्ट्स जवाल का शिकार, हमारा जो ईमान है वो जवाल का शिकार। हमने नहीं, लेकिन आपके जलसे जुलूस जो है इतने खूबसूरत लोग आए होते हैं। अच्छा सुने, अच्छे शौक लिबास सियासत जवाल का शिकार नहीं, वो तो नहीं, सियासत हमारी जवाल का शिकार। अब हमने कल एक मंजर देखा कि एक हमने देखा करीब से जुलूस गुजर रहे होते हैं, वीडियोस बनाई जा रही होती हैं, और वो भूख हड़ताली कैंप पंजाब के सामने एक आर्टिस्ट है वो अपना वो गुजर रहा था और उसको उन्होंने जनाब फेंटा लगा दिया, एक जो वर्कर है अपना इनकी कौमे यूथ की। जी 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 हाँ, वो तो बहुत बुरा वाकया हुआ है वो। तो और बड़े भले आदमी है, मैं उन्हें मिला नहीं हूँ, हमारे जो वो फनकार हैं। हाँ। और वो बड़ी खुशियां बखेरते हैं, बड़ी हंसी बखेरते हैं। हाँ। बड़े रौनकी तबीयत है, बड़े जॉली आदमी है। लेकिन फनकार जो मेरा मुल्क का वो रिप्रेजेंट करता है और आपके अंदर वो बाकायदा आसानियां पैदा करता है जिंदगियों में, तलखियों को कम करता है, उसके साथ अगर आप ये रवैया रखेंगे तो ये तो फिर गमाजी है, आपकी अक्कासी करता है, आपके अंदरूनी। अच्छा अब सर आ जाएं कि ये जो पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? कल अगर वो वहां पे जलसे जुलूस जो जुमे के बाद इन्होंने करने हैं, रैलियां जो करनी है, उस पे अगर मजीद मुकदमात इनके ऊपर बनते हैं तो रिलीफ तो इनको अदालतों से मिल ही रहा है, बल्कि वो मुकदमात से जब निकलते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों का। जी 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 बिल्कुल ऐसे है। हमने बाकायदा अदालती निज़ाम में
बड़े बड़े जाबर मुलजमों को छूटते देखा हुआ है। और वो आगे फिर क्या करते हैं, जिन जगहों पे जाके वो क़याम होता है उनका, वहां जाके फिर वो कत्ल कताल ज्यादा करते हैं पहले, क्योंकि वो उनमें एक जुर्म पकड़ जाते हैं ना कि हमने तो अब कानून को भी जो खिलवाड़ कर लिया हमने, हम जब जो चाहें क्राइम करें और निकल आए। तो ये सूरत हाल पे एक बाकायदा रियासत का एक अहम सतून होने के नाते अदालतों ने अपनी ये जिम्मेदारी भी देखनी है कि मुल्क का सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है। देखें ना, पॉलिटिकल फैब्रिक से बड़ा सोशल फैब्रिक, आपकी मुआशरत तबाह हो रही है, घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। पहले तो ये बताएं कि किसी एक फर्द के लिए, भले वो भुट्टो हो, इमरान खान हो, कोई और भी हो, किसी एक फर्द के लिए भाई भाई से लड़ रहा हो, बिल्कुल, ये कभी सुना था? इतना सवाल कभी बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के हम, मेरे पास आज ये मौजू नहीं था, लेकिन क्या आपकी नजर से गुजरा है कि ये जो बिल जो हैं इस वक्त बिजली के बिल, ये लोगों के लिए जहर कातिल बन चुके हैं? गुजरांवाला में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, और एक मैंने वाकया सुना है कि उसमें बाकायदा वो बच्चा उसका बता रहा है कि जी वालिद ने रात को बिल देखा, अगले दिन वो वापटा गए, उन्होंने कहा जी बिल तो अब आ गया, ये तो पे करें, आगे फिर इसका देखेंगे। तो वो दिन के 12 बजे उसकी डेथ हो गई, बाप मर गया, यानी बिल देख के। ये इस रियासत के करता धरता जो हैं, जिनको पता है कि हम उनके मानने वाले हैं या उनके पैरोकार हैं या उनको हम एडमायर करते हैं, मेरी मुराद साहबा इकराम से है कि अगर आवाज आती है कि जी अगर दरिया के किनारे कोई जानवर भी दुनिया से चला गया, मर गया, तो जिम्मेदार खलीफा होगा। तो ये मुझे बताएं कि जिनके मानने वाले वो लोग हों, कलमा तैयबा पढ़ने वाले लोग हों, और फिर यहां इंसानों का कत्लेआम हो रहा और बाकायदा तौर पे रोज बरोज बिजली महंगी हो रही हो, तो इसका मुझे बताएं सद्देबाब क्या होगा? ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये नहीं वाकई तो इंतजामी कत्ल है ना, इंतजामिया कत्ल कर रही है अपने लोगों को। इसमें रिलीफ देने का एक जतन तो किया गया, वज़ीर आज़म ने कहा कि जी 94% जो सार्फिन है वो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी तक चूंकि ये डेटा को लोग आसानी से कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास भी बहुत बड़ी है, मतलब घराने और जो लोग 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करते हैं वो भी बहुत ज्यादा तादाद में है मुल्क में। और अगर 300-400 यूनिट वाला 40,000-35,000 का बिल देगा, तो वो आगे अपने बच्चों की फीस, अपने स्कूल या अपने मोटरसाइकिल का पेट्रोल, गाड़ी का पेट्रोल या बाकी दीगर अखराजात, किचन का अखराजात कैसे पूरे करेगा? इसमें गवर्नमेंट को यकीनन मेरा ख्याल है, बल्कि ये आप ही की तजवीज थी और वो मैं उसी की तारीफ करता हूँ कि लोगों को बगैर पेनल्टी के फिर किस्तों की इजाजत दे दी है, जब तक ये गर्मी कम नहीं हो जाती, अगले 3 माह का जैसे। अच्छा, बल्कि इनको मैं समझता हूँ कि ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया जाए, ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया जाए कि अगर बिल उसके सामने आता है, कर सकती है गवर्नमेंट, ये गुंजाइश मौजूद है। इसमें कोई IMF हायल नहीं होगी, कोई IMF की डिक्टेशन नहीं आएगी। हुकूमतें अपनी कौम को रिलीज देने के लिए फैसले करती हैं, और ये निगोसिएशन पावर होनी चाहिए आप में। आपके माजी में देखिए, आगा हिलाली, आगा शाही जैसे लोग इतने इतने अच्छे आपके वजीर खारजा, सेक्रेटरी खारजा साहबान रहे हैं, जो जाके अपनी बात मनवा लेते थे बड़े बड़े पावर्स के सामने बैठ के। तो इस वक्त हम अगर पूरी तरह इस पे तनदही से काम करें तो मेरा हर चीजें रिलीज दिया जा सकता है, तो इतना नामुमकिन काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में मेरे साथ आपने शिरकत फरमाई, और मजीद आपसे गाहे गाहे हम गाइडेंस लेते रहेंगे। शुक्रगुजार हूं। और अभी नाज़रीन आपने देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद हम इन्हीं मौजूआत में रहते हुए एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे दफ़ा 144 के ऊपर, और जो रिलीफ पे रिलीफ और रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। आम आदमी को तारीख पे तारीख मिलती है, इस पे भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, मेरे साथ।